हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इश्यू ऑफ शेयर्स के वीडियो में आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले एक बारी हमने जो 2 पार्ट पहले डाले हैं उनका एक बारी हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि उन पार्ट्स में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने मीनिंग ऑफ कंपनी को डिस्कस किया था, फीचर्स ऑफ कंपनी को डिस्कस किया था, इसके बाद काइंड ऑफ कंपनीज को डिस्कस किया था। काइंड ऑफ कंपनीज के बाद हमने सेकंड पार्ट में मीनिंग ऑफ शेयर्स को, टाइप ऑफ शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल और जो फॉर्मेट होता है उसको हमने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशंस के हेल्प के साथ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को और डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पार्ट नंबर 3 में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक बार उन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स को, उसके बाद स्वीट इक्विटी शेयर्स को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एसओप को, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स एंड बुक बिल्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर्स हम इशू करते हैं कंपनीज में, तो वो 3 तरीके से डिफरेंट तरीके से हम इनको इशू करते हैं। तो सबसे पहले मेथड में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शंस एंड नेक्स्ट जो आता है शेयर्स आप इशू करते हो फॉर अदर देन कैश। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में सबसे पहले आइए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स? The private placement is one of the most common method adopted by the various companies to raise the fund from investor और जनरल पब्लिक। यानी कि जनरल पब्लिक से फंड रेज करने के लिए ये एक कॉमन मेथड है जो कि कंपनीज के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। कंपनीज हु आर इंटरेस्टेड इन रेजिंग मनी विद ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट पॉसिबल मैनर, वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन टू मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि कोई भी कंपनी ईजीएस्ट वे में और जल्दी से पैसा कलेक्ट करना चाहती है तो ऐसी कंपनीज के लिए जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो एक बेस्ट ऑप्शंस जो है उनके पास अवेलेबल होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में होता क्या है? इन सच केस कंपनी डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। यानी कि जो कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स खरीदने के लिए, बट मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, देयर फ्रेंड्स, relatives, shareholders of group companies, mutual funds, NRIs, financial institutions like LIC, UTI। यानी कि पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं करती, लेकिन जो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, शेयर होल्डर्स हैं, ग्रुप कंपनीज के, म्यूचुअल फंड्स हैं, NRIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, LIC, UTIs को इनको इनवाइट करती हैं अपने शेयर्स खरीदने के लिए। ऐसी कंडीशन में कंपनी नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कंपनी को जरूरत नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करे, लेकिन जो प्रमोटर्स मस्ट प्रिपेयर ए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो है इशू करते हैं प्रमोटर्स। लेकिन ये जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है ये 3 डे बिफोर जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए जब वो आप अलॉटमेंट करते हैं प्रीफरेंशियल शेयर्स की। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। जो ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है रजिस्ट्रार के पास जो है, जब आप अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स या डिवेंचर्स की, उससे 3 दिन पहले ये जमा हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट जो आप शेयर्स अलॉट करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स में, तो वो जो शेयर्स हैं 3 ईयर्स तक के जो है मिनिमम लॉक इन पीरियड के लिए जो वो रहते हैं। यानी कि 3 साल तक जो भी इन शेयर्स को परचेज करता है वो उनको सेल नहीं कर सकता। The private placement is governed as per Company Act 2013 and SEBI Regulation Act 2018। यानी कि जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट आप करते हैं तो वो कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली और सेबी के जो रूल्स हैं 2018 के उसके अकॉर्डिंगली जो है आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। अगर यदि हम देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो स्वीट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को ये इशू किए जाते हैं एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन और अदर देन कैश।
for providing their know-how or making available rights to the nature of intellectual property rights or value additions. राइट, यानी कि ये जो शेयर्स हैं ये डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, उनकी टेक्निकल नो हाउ के रिगार्डिंग, ये ऐसे शेयर्स जो हैं एक कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं. अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं. क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके अंडर में आप स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू कर देते हैं? नॉट लेस देन 1 ईयर एट द डेट ऑफ सच इशू पास्ट सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैज कमेंस्ड बिजनेस. यानी कि जब कंपनी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उसके 1 साल पहले तक जो है आप इन शेयर्स को इशू नहीं कर सकते. मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल के बाद ये स्वीट इक्विटी शेयर्स जो है आप इशू करेंगे. द इशू इज ऑथराइज्ड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी. यानी कि इसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा. द रेजोल्यूशन, जो भी आप रेजोल्यूशन इसके लिए पास करेंगे उसमें कुछ चीज़ें मेंशन होगी कि नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन अगर यदि आपने उनसे कुछ पैसे लेने हैं इनको इशू करने के लिए, एंड क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर, यानी कि किन डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को ये इशू किए जाएंगे. तो ये सारी बातें उस स्पेशल रेजोल्यूशन में जो है वो मेंशन होनी चाहिए. इसके लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास करेंगे स्वीट इक्विटी शेयर्स के लिए शैल बी वैलिड फॉर मेकिंग अलॉटमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. यानी कि जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके विद इन 12 month में आपको जो है स्वीट इक्विटी शेयर्स को जो है वो अलॉट करना होगा. इसके अलावा जो स्वीट इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंगली जो शेयर्स दिए जाते हैं डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को वो कम से कम 3 years तक जो है वो होल्डिंग में रहेंगे. राइट. इसके बाद एक कंडीशन और है कि वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. अगर यदि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हैं शेयर्स को तो जो भी सेबी के रेगुलेशंस हैं वो इसके अकॉर्डिंगली फॉलो करने पड़ेंगे स्वीट इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग. अगर यदि लिस्टेड नहीं है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो आपके कंपनी एक्ट है, कंपनी रूल्स 2014 जो है शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स के रिगार्डिंग, उन रूल को जो है फॉलो करना पड़ेगा. उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही आप स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट जो शेयर्स इशू होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP में. तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स मींस द ऑप्शन गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज. ठीक है ना. कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, राइट टू परचेज और सब्सक्राइब द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस. यानी कि जो कंपनी प्राइस डिटरमाइन करती है उस प्राइस के ऊपर ऑफर किया जाता है होल टाइम डायरेक्टर को, ऑफिसर को और एम्प्लॉयज को परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी. जो भी प्राइस डिटरमाइन की जाती है विच इज़ यूजुअली लोअर देन द मार्केट प्राइस. यानी कि जो ये प्राइस होती है ये मार्केट प्राइस से कम होती है. For ESOP, the company has to pass special resolution under Section 62 of the Company Act 2013. इसके लिए कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 की अंडर सेक्शन 62 के अंडर में एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना होगा. शेयर्स अलॉटेड इन दिस स्कीम आर लॉक्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year. जो हमने पहले प्राइवेट प्लेसमेंट किया था और जो स्वीट इक्विटी शेयर्स किया था उसमें एक कंडीशन 3 साल की थी, लेकिन जो ESOP जो होता है उसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 1 year के लिए होता है. अब ये ESOP किस लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये इशू किए जाते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ESOP इज टू इंस्पायर एम्प्लॉय टू हैव हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी. क्योंकि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं तो इसलिए वो कंपनी में अच्छा पार्टिसिपेशन रखते हैं, तो इसलिए ESOP जो है वो इशू किए जाते हैं. इसके बाद ESOP क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. अगर यदि मार्केट प्राइस शेयर्स का इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉयज़ के लिए वेल्थ जनरेशन का काम करते हैं. इट अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर द कंपनी. अगर कंपनी अच्छी है तो ESOP का ऑप्शन देती है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, रिटेन भी रहते हैं और वो मोटिवेटेड भी रहते हैं. तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ESOP. इसके बाद जो नेक्स्ट जो शेयर्स इशू होते हैं वो पब्लिक के लिए इशू होते हैं. तो पब्लिक के लिए जो शेयर्स इशू होते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. टू इशू द प्रोस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट एंड टू मेक कॉल्स. ये 4 स्टेप्स जो हैं ये
जब आप पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं तो इन 4 स्टेप्स को जो है फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है इसमें, टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी। एक तरीके से एक इन्विटेशन फॉर्म होता है जो कि पब्लिक को इनवाइट करता है कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। इट डिस्क्राइब प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, जो कि डिस्क्राइब करता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा है, कंपनी की कैसी प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रोस्पेक्टस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है प्रोस्पेक्टस में? नेम एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, पर्पज ऑफ इशू, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, risk involved with the company, SEBI consent, authorized and issued capital, opening and closing date of issues and issue prices of shares। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है वो डिस्क्राइब होती हैं। इसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद क्या होता है कि जो पब्लिक है, आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, अगर यदि उनको ठीक लगता है ये कंपनी जो है साउंड है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है, देन पब्लिक अप्लाइज फॉर द शेयर्स ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के अप्लाई करती है। ईच एप्लीकेशन मस्ट अकम्पनी एप्लीकेशन मनी, यानी कि जो भी एप्लीकेशन सबमिट की जाती है उसके साथ कुछ एप्लीकेशन अमाउंट होती है जो कि नॉट लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर, जो कि कम से कम जो है इक्विटी जो शेयर्स की जो 25% ये होनी चाहिए, मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। Amount of application must be submitted in a schedule bank in company account। जो भी एप्लीकेशन की जो अमाउंट होती है वो कंपनी के अकाउंट में एक शेड्यूल बैंक में जो है वो जमा हो जाती है। अब एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जो कंपनीज होती हैं टू मेक अलॉटमेंट जो है वो करती हैं। आफ्टर क्लोजिंग द इशू बैंक सेंट ऑल द डिटेल ऑफ एप्लीकेशन टू द कंपनी। जब इशू क्लोज हो जाता है तो जो बैंक है वो सारी की सारी डिटेल कंपनी के पास भेज देती है। आफ्टर डायरेक्टर प्रोसीड टू अलॉट इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसके बाद जो है डायरेक्टर जो है अलॉटमेंट जो है बनाते हैं अगर यदि उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस मिल जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या चीज़ होती है इसको हम डिस्कस करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का मतलब ये होता है As per Section 39 subsection 1 of Company Act 2013, a company cannot allot any security to public unless the amount of minimum amount which is stated in the prospectus received by the company। यानी कि जो मिनिमम अमाउंट जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन की गई है वो अगर यदि अमाउंट पब्लिक से कंपनी को नहीं मिलती है तो कंपनी जो है वो अलॉटमेंट शेयर्स का नहीं कर सकती है। अब ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शंस मीन्स द अमाउंट विच इज मिनिमम टू बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स सो दैट प्रोवाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन on the issue of shares, for the payment of borrowed capital by the company for the above purposes, for working capital requirement, for any other expenditure required for business operations। तो ये सारी की सारी जो है इनके लिए जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस में आती है नहीं आती है। लेकिन जो अगर यदि हम सेबी के रूल्स देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज फिक्स्ड 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, यानी कि जो भी इशूड अमाउंट है उसका वो 90% होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी ने अगर 10 लाख रुपीज़ के लिए इन्विटेशंस किया है पब्लिक को, तो कम से कम 9 लाख जो है वो पब्लिक उसके लिए एप्लीकेशन करेगी, तो वो जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस कहलाएगा। एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ टू गेट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसके विद इन 30 days जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट मिल जानी चाहिए। अगर यदि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलता है तो वो अलॉटमेंट नहीं प्रोसीड्स कर सकती, और जितनी भी अमाउंट उसको एप्लीकेशंस में मिली है वो नेक्स्ट 15 days के अंदर उनको रिटर्न करनी होती है।
अगर यदि कंपनी 15 डेज के अंदर उस अमाउंट को रिटर्न नहीं कर पाती है तो जो भी डेज डिलेज के लिए होता है उसके ऊपर कंपनीज जो है 15% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट की पेमेंट करती है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस के अलावा ओवर सब्सक्रिप्शंस भी हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शंस का मतलब क्या होता है कि अगर यदि जितने शेयर्स के लिए पब्लिक से इन्विटेशंस मांगा गया था उससे ज़्यादा के लिए उनके पास अगर एप्लीकेशंस आती है तो ये सिचुएशंस होती है ओवर सब्सक्रिप्शंस की। ठीक है, अलॉटमेंट शैल बी मेड प्रोपोर्शनेट बेसिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। फॉर एग्जांपल, अगर यदि मान लीजिए कंपनी ने इनवाइट किया 1 लाख शेयर्स के लिए और उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई 5 लाख शेयर्स के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जो इशू है वो 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, नाउ द कंपनी अलॉट ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। अगर यदि प्रोपोर्शनेट बेस पे अगर यदि इसको अलॉटमेंट करना है तो जिस भी बंदे ने मान लीजिए, जिस भी पर्सन ने मान लीजिए 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 100 शेयर्स जो है कंपनी अलॉट कर सकती है। या फिर कंपनी ऐसा भी कर सकती है, कंपनी कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकती है, कुछ को फुल अलॉटमेंट कर सकती है। या फिर कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी का रिजेक्ट सम एप्लीकेशंस, कुछ को प्रोपोर्शनेटली बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट दे दे और कुछ को फुल अलॉटमेंट दे दे। इसके बाद जिनको अलॉटमेंट की जाती है, जिनको अलॉटमेंट दी जाती है, तो उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है वो सेंड किया जाता है कि उनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए, और अगर यदि मान लीजिए अलॉटमेंट के ऊपर कोई अमाउंट उनसे लेनी है तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये मेंशन की जाती है। अदरवाइज जिन भी पर्सन्स को अलॉटमेंट नहीं की जाती उन पर्सन्स को जो है उस अमाउंट जो उन्होंने एप्लीकेशन मनी के लिए भेजा था उनको वो चेक के रूप में रिफंड कर दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शंस में, टू मेक कॉल्स। अगर यदि मान लीजिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ऊपर पूरी अमाउंट नहीं पेमेंट की जाती है, नहीं मांगी जाती है कंपनी के द्वारा, तो जो अनपेड जो अमाउंट है वो डायरेक्टर्स के द्वारा इंस्टॉलमेंट में जो है ली जाती है और उस वही इंस्टॉलमेंट जो है कॉल अमाउंट कहलाती है। तो ईच इंस्टॉलमेंट का एक नाम होता है। मान लीजिए पहले आप कॉल करते हैं तो उसको फर्स्ट कॉल, दोबारा कॉल करते हैं तो उसको सेकंड कॉल जो है वो बोला जाता है। जो भी कॉल डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है अमाउंट के लिए, दे मस्ट बी एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन जो टेबल एफ के शेड्यूल 1 में जो रूल्स हैं कंपनी एक्ट के 2013 के, वो अप्लाई होते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं? 1 कैन नॉट कॉल एक्सीड 25% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द इशू। जो कॉल है उसकी जो वैल्यू है वो 25% से ज़्यादा नहीं होगी अमाउंट की, जो आपका इशू अमाउंट है उससे ज़्यादा। इसके बाद ऑल अमाउंट शुड बी फुल्ली कॉल्ड अप विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। यानी कि अलॉटमेंट के 12 मंथ के अंदर सारी की सारी कॉल जो है वो ले ली जाती हैं। इसके बाद देयर मस्ट बी 1 मंथ इंटरवल बिटवीन 2 कॉल। 2 कॉल्स के बीच में 1 महीने का इंटरवल होना चाहिए। 14 डेज का नोटिस होना चाहिए शेयर होल्डर्स को पेमेंट के लिए। एंड कॉल मस्ट बी यूनिफॉर्म बेसिस ऑन सेम क्लास ऑफ शेयर्स। यानी कि ये नहीं कि आप किसी से कम अमाउंट कॉल करेंगे या उसको टाइम पीरियड जो ज़्यादा देंगे, तो सबके लिए एक जैसी कॉल होनी चाहिए और एक ही टाइम पीरियड होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि एक कॉल लेटर मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कॉल, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी एंड एड्रेस टू विच द मनी टू बी सेंट एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक बिल्डिंग का आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड फंड्स फॉर इट्स बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि फंड्स की रिक्वायरमेंट हर एक को पड़ती है, तो इसके लिए वो फंड रेजिंग का काम करते हैं। तो फंड रेजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा, कंपनी के द्वारा रेज किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो कंपनीज हैं, 2 पॉपुलर मेथड जो है एप्लीकेबल होते हैं। एक तो आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इनके बारे में हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, क्या चीज़ है ये। तो आईपीओ के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग द आईपीओ एंड एफपीओ द कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू द पब्लिक either fixed price or offer a price range so that investor can decide the right price। यानी कि या तो फिक्स प्राइस पे या एक प्राइस रेंज डिसाइड करेगी जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो राइट प्राइस को डिसाइड कर सके और अप्लाई कर सके। द मेथड ऑफ ऑफरिंग शेयर्स बाय प्रोवाइडिंग ए प्राइस रेंज इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग मेथड। यानी कि जब आप उसको रेंज प्रोवाइड करते हैं प्राइस की, तो वो मेथड जो है कहलाता है बुक बिल्डिंग। दिस मेथड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी
टू मार्केट टू डिस्कवर प्राइस फॉर द सिक्योरिटी विच आर ऑफर। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है मार्केट को, कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि एक प्राइस डिस्कवरी के लिए। तो बुक बिल्डिंग का मेन काम जो क्या है कि प्राइस डिस्कवरी जो है वो करता है किसी भी शेयर्स के लिए। बुक बिल्डिंग में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द कंपनी रेजिंग कैपिटल थ्रू पब्लिक ऑफरिंग बोथ IPOs एंड FPOs फॉर प्राइस एंड डिमांड डिस्कवरी। यानी कि पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितने शेयर्स की डिमांड है और किस प्राइस के ऊपर जो है हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए बुक बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए मैकेनिज्म वेयर ड्यूरिंग ए पीरियड फॉर विच बुक फॉर द ऑफर इज ओपन। एक पीरियड के लिए जो है बुक है इसमें ओपन होती है। द बिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एट द वेरियस प्राइजेस। फिर इन्वेस्टर्स से जो है बिड कलेक्ट की जाती है विद इन ए स्पेसिफिक प्राइस बैंड specified by the issuer. The process is directed towards both institutional investors as well as the retail investors. क्लियर होगी बात ये। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द बुक फॉर द ऑफर इज ओपन। एक पीरियड बना दिया जाता है जिसमें जो है बुक ओपन होती है। जैसे कोई भी मान लीजिए 1 तारीख से लेकर आपने 5 तारीख तक का एक टाइम पीरियड रखा है, तो ये आपका हो गया जो बुक ओपन होने का टाइम हो गया। बिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर एट द वेरियस प्राइजेस। यानी कि आपने बिड डिसाइड कर दी 100 रुपीज से लेकर आपने 110 रुपीज तक का जो है प्राइस रखना है शेयर्स का, तो ये आ गई बिडिंग। ठीक है, तो ये बिड जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टर से जो कलेक्ट की जाती है डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर। द इशू प्राइस डिटरमाइंड आफ्टर द बिड क्लोजर बेस्ड ऑन डिमांड जनरेटेड इन द प्रोसेस। यानी कि जो भी इशू प्राइस है वो क्या होगा, वो कब डिसाइड किया जाता है, जब भी आपके पास सारी की सारी बिड्स आ जाती हैं, उसके बाद जो है हमने किस रेट में शेयर्स को इशू करना है वो डिसाइड किया जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या सिस्टम लगा लीजिए आप बुक बिल्डिंग को आप किस तरीके से करते हैं। द इशूअर हु इज प्लानिंग एन ऑफर ऑफ नॉमिनेट लीड मैनेजर इज कॉल्ड द बुक रनर। यानी कि जो भी ये काम करता है बुक बिल्डिंग का काम, उसको हम बुक रनर कहते हैं। द इशूअर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सिक्योरिटी इशूड, कितनी सिक्योरिटी इशू की जाएंगी और प्राइस बैंड क्या होगा, ये इसमें डिसाइड किया जाता है। द इशूअर आल्सो अपॉइंट सिंडिकेट मेंबर विद होम ऑर्डर आर टू बी प्लेस्ड बाय द इन्वेस्टर्स। राइट, द सिंडिकेट मेंबर पुट ऑर्डर इनटू द इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, जो भी कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में जो काम करते हैं वो सिंडिकेट मेंबर होते हैं। तो इन्वेस्टर जो है सिंडिकेट मेंबर्स को जो है बिड्स जो है सबमिट करवाता है। द सिंडिकेट मेंबर पुट ऑर्डर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बिडिंग एंड इट इज सिमिलर टू द ओपन ऑक्शंस। जो बुक्स जो है वो नॉर्मली 5 डेज के लिए ओपन होती हैं। बिड्स जो है स्पेसिफाइड प्राइस जो आपकी मेंशन है उनके अंदर बिड्स जो है वो इनवाइट होती हैं एंड बिड कैन बी रिवाइज बिफोर द बुक क्लोजेस। इनको हम रिवाइज भी कर सकते हैं। राइट, ऑन द क्लोज ऑफ बुक बिल्डिंग पीरियड द बुक रनर इवेल्युएट द बिड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द वेरियस प्राइस लेवल। यानी कि डिफरेंट प्राइजेस लेवल के ऊपर कितनी बिड जो है उनको मिली है, तो ये चीज डिसाइड की जाती है। द बुक रनर एंड इशूअर डिसाइड द फाइनल प्राइजेस ऑफ द सिक्योरिटीज शैल बी इशूड एंड लास्टली जनरली द नंबर ऑफ शेयर आर फिक्स्ड। द इशू साइज गेट फ्रोजन बेस्ड ऑन द फाइनल प्राइस ऑफ द शेयर्स। अभी किस तरीके से काम करती है बुक बिल्डिंग, पहले हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इशू प्राइजेस आर शेयर्स आर द फेयर बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। यानी किस रेट के ऊपर कितने शेयर्स की डिमांड है और कितने शेयर्स की सप्लाई है, इसके बेसिस के ऊपर जो है बुक के प्राइजेस को जो है डिसाइड किया जाता है, शेयर्स के प्राइजेस को। इट हेल्प्स इन फास्ट कलेक्शन ऑफ फंड्स, इट हेल्प्स इन सेविंग द शेयर इशू एक्सपेंसेस, नो रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ इशू बिकॉज द कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट इफ देयर इज नॉट इनफ बिड्स फॉर द सिक्योरिटीज। ठीक है, इश्यूज को जो है विड्रॉ कर लिया जाता है अगर कंपनीज के पास स्पेसिफिक प्राइजेस के ऊपर जो है बिड्स एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक बिल्डिंग, सुटेबल फॉर लार्ज इशू एंड इशूइंग कंपनी मस्ट बी रेपुटेड, तभी ये जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल हो पाता है। इस तरीके से ये फंक्शन करता है। मान लीजिए एक कंपनी 5 लाख शेयर्स के लिए ऑफर डालती है, उसका प्राइस 300 से लेकर 340 रुपीज तक का है।
अब मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी के लिए जो इन्विटेशन आई 340 के ऊपर आई, 1,30,000 क्वांटिटी की जो 330 के ऊपर आई, 1,20,000 की आई 320 के ऊपर, 1,50,000 की आई 315 के ऊपर एंड 2 lakhs की आई 300 पे। तो अगर हम क्यूमुलेटिव क्वांटिटी देखते हैं तो 1 लाख 230, इनको हम जोड़ते जाते हैं 330 एंड 5 लाख। तो ये वाला जो है यहाँ पर कंपनी का जो है इशू जो है पूरा हो जाता है। जो कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं तो वो उनकी ऑफर के लिए जो है यहाँ पर आपकी ये टोटलिंग जो है आ जाती है, क्यूमुलेटिव आ जाती है। तो जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर 100% हो जाएगा। तो कंपनी जो है प्राइस फिक्स करती है 315 रुपीज़ यहाँ पर। तो इस तरीके से बुक बिल्डिंग के अंदर प्राइस डिस्कवरी की जाती है। तो आई थिंक कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं और कोई सजेशंस है वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी आप अपना सजेशन मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।